नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, बात करते हैं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की। ठीक है, जैसा कि केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई या आगे और भी एग्जाम होते रहेंगे, लेखपाल का भी एग्जाम अब होगा ही होगा जब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बढ़िया पूरी शिद्दत से लग जाइए, मेहनत करिए। हम भी पूरे सपोर्ट में आपके साथ हैं। बस इतना कहेंगे जो विद्यार्थी देखते हो वो एक दूसरे को शेयर कर दिया करो कम से कम। तो इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे भी जान जाएंगे। ठीक है, आजकल ये तो है जिसकी जहां हवा होती लोग उसी के पीछे भागते हैं ना। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जहां भीड़ होगी सब वही उसके पीछे भागते। लेकिन फिर भी हम कंटेंट के मामले में एक आपसे वादा करते हैं कि मिस्टेक, कहीं कोई गड़बड़ी आपको नजर नहीं आएगी ना। तो आइए और जल्दी से इतिहास के कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। अगर कुछ 19-20 कुछ कमी लगती है, आपको लगता है ये नहीं वो होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करिएगा, अपनी बात कहिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ना। अब जो पहला क्वेश्चन है, ये तो खैर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने ये नहीं लिखा है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तीनों हिस्ट्री कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखिए आज के टाइम में जो भी इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें 60% भूमिका आप एंशिएंट हिस्ट्री की रखो, 30% की भूमिका जो है कम से कम आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री की रखो। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये तो नहीं कहेंगे नहीं आते, बट कम आते हैं ना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अब जैसे एक होता है आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो पीवाईक्यू, तो दोनों मतलब दोनों प्रकार से काम करिए। तो केवीएस, एनवीएस, सेल्टीग्रेड, लेखपाल, यूपीएसआई सबको फोकस करते हुए इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहिनी। अब जब इनकी बात आई है तो इन्होंने 1921 में इसकी खोज की, कई बार पूछ लेता है ना। और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। रखाल दास बनर्जी 1922 में इनके द्वारा जो खोजा गया स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, वो है मोहनजोदड़ो। और ये दोनों जो स्थल है ये पाकिस्तान में है। और ये जो ये मतलब हड़प्पा वाला है ये रावी नदी के किनारे, और ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे। कभी कि पूछ लेते, दोनों प्लेस पाकिस्तान में है ना, ध्यान रखेंगे। मोंटगोमरी जो है जिला, ये जो है तो हड़प्पा वाला जो है मतलब होगा। और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में ना। तो दोनों याद कर लेंगे, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। खोजे गए स्थल बहुत सारे हैं, संख्या देखेंगे तो कम से कम 12-15 है, जिसमें मतलब उत्खनन किसने किया, कब उसकी खुदाई हुई, और फिर अंग्रेजों के समय पर ये कहानी आई ना। तो ये ध्यान रखेंगे ना। एक और पॉइंट यहां पर मतलब हो सकता है वो ये है कि पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहे जाते हैं, ये एक और आपको पॉइंट मतलब मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बहुत क्वेश्चन आता है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अफसर। ठीक है, राइट। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन देख लेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। कह रहे हैं वो शासक बताइए जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, या संलेखना विधि इसको कह सकते हैं, इसको संलेखना विधि भी कहते हैं, जहां पर उस व्यक्ति को अन्न जल का त्याग करना रहता है ना। और कर्नाटक में एक मतलब जगह पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम है श्रवण, यानी श्रवण बेलगोला। ये ध्यान रखेंगे, एक बार पूछ लेता है, यानी श्रवण बेलगोला। और वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है ना। ठीक है, इन्होंने ही एक प्रकार से जैन धर्म को मतलब जो है तो अपनाया। और सम्राट अशोक तो इनका पोता है, बिंदुसार इनका बेटा है। ठीक है, बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का था, ये लोग भाग्य पे निर्भर रहते थे, आजीवक संप्रदाय। और अशोक खुद बौद्ध धर्म का था, अशोक जो है बौद्ध धर्म का, और ये जो है हो गए जैन धर्म के। यानी इनके यहां जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों प्रकार के जो है मतलब शासक पाए गए, और दोनों धर्मों का इन लोगों ने बचाव किया, उसका संरक्षण किया था। जिसमें अशोक के समय कर की तो बात ही अलग है, इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन हुआ था ना। चलिए ये बात हो गई, तो श्रवण बेलगोला आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन ये आ गया ना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हमें लगता है सबको पता होगा, अगर बड़ा सिंपल सा हमने लिया है, सब वन लाइनर क्वेश्चन है।
लिखा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ ना। तो वैसे अगर एक्चुअली देखा जाए तो तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन इतिहास में 2 युद्ध ज्यादा फेमस हैं, 1191, 1192 ना। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। जो तराइन है ये हरियाणा का क्षेत्र है, यानी करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो होता क्या था कि दिल्ली मतलब इधर पड़ता था, तो दिल्ली से जैसे सीधा मतलब कहने का है पंजाब और दिल्ली के बीच का क्षेत्र लड़ाई के लिए सबसे वही बेहतर होता था। कुछ दूरी पे कुछ आप आ जाओ, कुछ दूरी पे हम आ जाए और लड़ाई हो जाए। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ ना, तो 1191 में पूछ रहा। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज थर्ड हैं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इन्हीं का एक और भी नाम है राय पिथौरा। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। राय पिथौरा के नाम से किसे जानते थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, इनके नाम के 2 लोग और रहे। तो 1191 का जो मतलब युद्ध हुआ है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, 92 में भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी। लेकिन पहले वाले में क्या हुआ है, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जो है जीते हैं, मोहम्मद गौरी हार गए हैं। दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं, मोहम्मद गौरी जीत गए हैं। यानी आपको इंटरचेंज कर देना है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे तो फिर ज्यादा समझ आएगा। चलिए और आगे देखो, ये ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं ना। एक क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया आपके सामने आया है, इसको 2 तरीके से पूछ सकते हैं, पूछा भी जाता है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने कर दिया, या एक पृथक राज्य की स्थापना किसने कर दी, पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सरफराज खान ये सब ये कहीं ना कहीं बंगाल के एक प्रकार से शासक ही रहे हैं, नवाब ही रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को ही बंगाल का जनक भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सीधा मतलब औरंगजेब के मरने के बाद भारत में जो एक प्रकार से फैलाव हुआ है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो फिर मतलब गुजरात की तरफ हो, चाहे बंगाल की तरफ हो, ये बात है ना। तो मुर्शीद कुली खान जो है इन्होंने ही सबसे पहले उसको इंडिपेंडेंट क्या देख लिया कि जब औरंगजेब नहीं रहा उसके बाद जितने उसके पुत्र हैं सब आपस में भिड़ रहे हैं, किसी काम के नहीं है, तो अपने आप को मुगलों से क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक, चलो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मैंने देखा है क्वेश्चन बहुत बार आया है, विधवा पुनर्विवाह कानून यानी विडो रीमैरिज एक्ट कब बना। तो इसका देखो ऑप्शन देखेंगे तो सब नजदीक के हैं, आपको कंफ्यूजन भी कर सकता है ना। इसका राइट आंसर बी होगा ना। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बिल किसके समय पर लाया गया था। तो ये बिल जो लाया गया है वो डलहौजी के समय पर लाया गया है, डलहौजी के समय पर। ठीक, अब डलहौजी की अगर हम बात करें तो अब ये कानून कब बना है, तो ये हो जाएगा, ये कानून कब बना है, ये कानून बना है 1856 में। ठीक, और किसके समय पर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें एक व्यक्ति और पूछेगा कि वो सोशल रिफॉर्मर कौन है ना, तो ध्यान रखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। इनका सबसे ज्यादा रोल है विधवा पुनर्विवाह में। बात समझ में आई नहीं आई? चलो इसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अब अंग्रेजों ने पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल, भाई लड़ाओ और फिर शासन करो। लड़वाना किसको था, आपस में ही लोगों को लड़वाना था, भारतीयों को। कहा लड़ो और हम दूर से मजे लेंगे ना। तो ये एक्चुअली में ये तो बात सही नहीं है, बहुत दूर की बात है। ये भी उतनी इंप्रेसिव नहीं है, ये भी उतनी, तो ये इंप्रेसिव हो सकती है ना। तो 1858 के साथ जाओ। कभी कभी आप लोग देख लिया करो ऑप्शन देख के, कभी कभी ज्यादा प्रश्न में मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है अगर आप ऑप्शन में कुछ बैलेंस करना सीख जाए तो ना। क्योंकि 1858 के बाद ही कंपनी वाला जो कानून था वो तो खत्म हो गया, पूरी तरीके से हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे ना। तो 1 नवंबर 1858 से भारत पूर्णतया क्या हो गया, ब्रिटेन के अंडर में गुलाम हो गया ना। पहले कंपनी का हमारे यहां मतलब था इंटरफेयर ईस्ट कंपनी का, फिर इसका हो गया ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे, ये पूछा जाता है। आर्य मतलब बहुत बुद्धिमान लोग, अच्छे लोग। तो आर्य भारत में कहां से आए थे, ये मैक्स मुलर के अनुसार इसका आंसर है सेंट्रल एशिया से आए थे ना। इसमें भी लोगों के बड़े तर्क हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यहीं से थे, कुछ कह रहे थे बाहर से हैं, कुछ ऐसे सबके तर्क हैं। मध्य एशिया सही है अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। आर्य शब्द का मीनिंग क्या है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, संस्कृत इनकी मूल भाषा थी। ठीक है, चलिए। गुप्त समाज की स्थापना किसने की ना, गुप्त समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है कि अब ऑप्शन देखो, ये तो वर्धन हो गए, चंद्रगुप्त है, मौर्य नहीं है, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त ना। तो इसकी अगर आप देखें तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की। अब एक्चुअली में अगर सही देखा जाए तो इसका राइट आंसर ये है, वैसे इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी, श्री गुप्त ने की है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आप देखें, वास्तविक जो संस्थापक है, रियल फाउंडर, वो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त ना। चलिए, चंद्रगुप्त के ही दो बेटे होंगे, रामगुप्त, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का बेटा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद आया, ये ऐसे कहानी है। कभी इतिहास के लिए अगर आप लोग पढ़ने का मन बनाइए तो मैं इतिहास के बैच का प्लान करता हूं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ढंग से पढ़ने को, ढंग से मतलब सीखने को ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बच्चे हुई। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहली और दूसरी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हड़बड़ाहट में नहीं कि पानीपत की लड़ाई आई हमने मार दिया। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हैं, 1526, ठीक है, और इसके अलावा 1556 और 1761, 3 लड़ाइयां हैं, तीनों ध्यान रखेंगे ना। पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं क्वेश्चन ये। तो पानीपत भी दिल्ली और मतलब हरियाणा, मतलब दिल्ली और मतलब यानी पंजाब के बीच का है क्षेत्र। तो ये पानीपत दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर है। पानीपत एक अच्छा खासा मैदान भी था लड़ाई के लिए, बहुत सारे वहां पर फैक्टर भी थे लड़ाई होने के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरी पूछ रहा ना, ये वाली पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, मिर्जा हकीम अकबर, बैरम खान अकबर और राणा प्रताप। ये तीनों गलत हैं, ये सही नहीं, ये सही है बैरम खान और हेमू। एक्चुअली में क्या था, बैरम खान एक प्रकार से इसका मतलब वकील भी है, सेनापति भी है। लेकिन अकबर की उस समय उम्र बड़ी कम थी, एक 14 साल का बालक क्या ये मतलब युद्ध करे। लेकिन अकबर की देखरेख में ही बैरम खान ने युद्ध किया। तो यहां अकबर भी हो सकता है और हेमू भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैरम खान और हेमू दिया है, तो ए वाले को टिक करेंगे ना। चलिए, मोहम्मद गौरी कहां का शासक था, ये पूछा क्वेश्चन गया है। तुर्की है, पर्सिया फारस है, इराक है, ये अफगानिस्तान का है ना, गजनी गौर का है ये। मोहम्मद गौरी है ना, ये गौर प्रांत का है ना। चलिए, मोहम्मद गौरी ही यहां पर आएगा और इस्लाम धर्म की फाउंडेशन करेगा ना। फिर लिखा है मस्तानी किस शासक की प्रियतमा थी, या उसकी प्रेसी थी, या उसकी प्रेमिका थी ना, मस्तानी। तो ये तो नाना साहब की नहीं है, सीधे देखते हैं। साहू महाराज भी नहीं है, ठीक है, शेर शाह भी नहीं है, बाजीराव पेशवा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, आप समझ में आ गया होगा ना बात। चलो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी, अब सिंधु घाटी जैसे पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी, तो पता चलेगा कि ये लोग किस पर विश्वास करते थे। विश्वास तो थे, नास्तिक नहीं थे, कर्मकांड पे नहीं, आत्मा पे नहीं, मात्र शक्ति पर विश्वास थे, यानी जो है मातृत्व देवी पूजा भी करते थे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब अंग्रेज आए यहां पर, तो अंग्रेज के पहले भी कई लोग आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए ना, ठीक है, कई लोग आए, 5 लोग आए यहां पर। तो इसका राइट आंसर सूरत है ना। चलो, इसके बाद क्या है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। देखिए, सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है ये लॉर्ड वेलेजली का है। सहायक संधि का जो सिद्धांत है लॉर्ड वेलेजली का है। और सबसे पहले किसने, हैदराबाद के निजाम ने अपनाया है। कई लोग हैं, मतलब कई लोगों ने सहायक संधि अपनाई है। अगर हम चार्ट बनाए तो कम से कम 10-12 लोग मिलेंगे सहायक संधि। सहायक संधि क्या होती है, एक प्रकार से सब्सिडरी जो है, तो अलायंस है। अंग्रेजों ने एक प्रकार से यहाँ के छोटे मोटे राजाओं को बेवकूफ बना दिया, ठीक है। तो अभी सहायक संधि क्या है वो तो नहीं पढ़ानी है, लेकिन सबसे पहले किसने की है, ये हैदराबाद के निजाम साहब है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप लोग पेपर देखते होंगे तो जानकारी हो जाए। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? अब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये सही हो जाएगा। 5वीं मतलब शताब्दी में इसी के समय पर। अब कौन आया ये सोचने की बात है। देखिए आया कौन है? फाहियान। ठीक है। हर्षवर्धन के समय पर कौन आया है? हुएनसांग। आपको नाम से नहीं लग रहा है ये सब चाइना वाले हैं? फाहियान आया। फाहियान यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है पूछी जाती है? फो क्यू की। फो क्यू की। और ये क्या हो जाएगी? सी यू की। ठीक है, कहीं कहीं फो क्यू की नहीं लिखी है ना, सी यू की। और एक इत्सिंग भी आता है, लेकिन इत्सिंग जो आता है वो हर्षवर्धन के बाद आता है, मतलब 7वीं शताब्दी के लमसम मध्य के बाद लास्ट में आता है इत्सिंग। 3 का वर्णन है। और भी कई हैं, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। इत्सिंग। ठीक है, 3 का बेसिकली वर्णन है, जिसमें ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हर्षवर्धन के समय पर हुएनसांग और इसके समय पर फाहियान। इसी के दरबार में नवरत्न भी होते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी का नाम है विक्रमादित्य ना। इसका टाइटल था, आप लोगों ने सुना होगा विक्रम बेताल, तो वो याद आ जाएगा ना। 9 इसके दरबार में खास लोग थे जिनको नवरत्न कहा गया। ठीक, अकबर और ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं? तो थोड़ा दिमाग आप मतलब चलाइए तो इसका आंसर आप दे लेंगे। ये शाहजहां है। शाहजहां का कार्यकाल स्थापत्य कला के लिए फेमस है। स्थापत्य कला के लिए फेमस है। अकबर का हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल, गोल्डन इरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है। बाबर को, जहांगीर को पेंटिंग का, जहांगीर को पेंटिंग का, यानी ये आर्किटेक्ट और पेंटिंग, ये सब गोल्डन मतलब इरा है, आर्किटेक्ट, पेंटिंग एंड हिंदी लिटरेचर। चलिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए सिख समुदाय में 10 गुरु रहे हैं। प्रथम गुरु सबको पता है, गुरु मतलब गुरु जो है तो गुरु नानक जी हैं। फिर 10वें पूछ रहा है, 10वें ध्यान रखें, गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह हैं। ठीक है। और गुरु अर्जुन देव जो है वो 6वें हैं। तो 2 जो है मुगल बादशाहों ने 2 सिख गुरुओं को मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को मारने वाले जो है मतलब कौन है? ठीक है, इसका नाम जहांगीर है। और जो गुरु तेग बहादुर है औरंगजेब है ना। चलिए, 10 सिख गुरु रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 की है। इससे पहले ये ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज था 1875 में। इसी को कन्वर्ट करके एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी दिया हुआ है। महायान संप्रदाय, हीनयान, महायान। ठीक है, इन्हीं तो महायान संप्रदाय का सूत्रपात है। गांधार शैली है, मथुरा शैली है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे उस्ताद ईसाइब। इसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं है। अब आप ताजमहल लेके बैठ जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ाना है। अब ताजमहल आगरा में है, इसको मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, काफी एक मतलब ऐतिहासिक जो है मोनूमेंट्स है। इसके अलावा बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया? अब भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। उनमें से बहुतों को पता है, जैसे आप परशुराम जानते हैं। ठीक है, जो है कुर्म जो है तो अवतार है। वराह जो है मतलब अवतार है। परशुराम जानते हैं, फिर राम जी को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, महात्मा बुद्ध भी अवतार मानते हैं। तो जो 10वां अवतार है वो कल्कि होगा। कल्कि कहाँ होगा? संभल में। ठीक है, संभल, कल्कि अवतार ना। चलो, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था ना? तो अकबर ने किसका निर्माण फतेहपुर सीकरी, जैसे मोती महल तो ये आगरा में है। ठीक है, इसमें पंचमहल सही है ना, पंचमहल है। ऐसे कुछ मतलब बना हुआ है पंचमहल, देखेंगे तो ऐसे ऐसे
ऐसे बना पंचमहल ना, कहीं फतेहपुर सीकरी जाइए तो आपको देखने को मिलेगा ना। चलिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, मेहरौली स्तंभ इसको कहते हैं, किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ना। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद की बात आई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी। ठीक है, बाद में इसका 1877 में इसका जो मुख्यालय था वो लाहौर कर दिया गया था ना। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस समाज का वर्णन किया है। और ब्रह्म समाज जो है तो राजा राम मोहन राय हो गया। ये जो प्रार्थना समाज है ये आत्माराम पांडुरंग हो गया, आत्माराम पांडुरंग। जो लोग हमसे हिस्ट्री मतलब पढ़ चुके हैं उनके पास इसकी जरूर जानकारी होगी। ये मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। चलो, इसके बाद देख लो, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? जाहिर सी बात, थोड़ा अकबर धार्मिक थे तो अकबर को ही लेके जाएंगे। बाकी औरंगजेब कुछ ऐसा करने वाले हैं नहीं, शाहजहां मतलब नहीं, जहां मतलब नहीं है, सीधा मतलब है अकबर ने इसकी स्थापना करवाई। सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की कोशिश थी, सुलह कुल नीति उनकी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो देखिए, शासक इसमें चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम महिला शासक, प्रथम महिला मुस्लिम शासक, प्रथम महिला दिल्ली सल्तनत की शासक, सबका एक ही आंसर होगा, रजिया सुल्तान, रजिया बेगम। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है मैसूर, हैदर अली का बेटा है ये। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आएगा। सिर्फ देखिए, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आसान है तो नहीं आएगा। यूपीएसआई में हमने क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल देखे कि बंगाल का पार्टीशन किस वर्ष हुआ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद बिन कासिम या मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम ना। ठीक है, ये मतलब अरब का एक शासक था, अल हज्जाज, ये उसी का सेनापति था। इसके आने कई कारण, लेकिन प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमणकारी यही है। इस मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर जो है आपको महमूद गजनवी मिलता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी है, फिर तो भारत में इस्लाम धर्म स्थापित हो ही जाएगा ना। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था ना, तो किसके द्वारा? देखिए, कनिष्क बहुत लेट है, हर्ष द्वारा ये भी लेट है, समुद्र द्वारा ये भी लेट, ये सही है। सबसे पहले इसके द्वारा ना, अगर आप सबको याद हो तो 322 बीसी में जो चंद्रगुप्त है ये पहली बार भारत के राजा बनते हैं, और इन्हीं के द्वारा चाणक्य की पॉलिसी ही थी अखंड भारत की स्थापना का संकल्प लिया था चाणक्य ने। और यही संकल्प को निभाने के लिए सबसे पहले आप सोचिए 6 लाख की सेना लेकर के चाणक्य के कहने पर इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला। कहा कि कोई भी शासक हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, सब मिलकर रहेंगे और सब एक भारत का संकल्प लेंगे। अब कोई विदेशी व्यक्ति, अब कोई ऐसा व्यक्ति भारत को तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अगला क्या है पॉइंट? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? ये हमको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह ना, सिखों के 10वें गुरु। ये महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है, और ये 1025 का वाकया है। अब आप सोचिए, सोमनाथ मंदिर जो पड़ता है गुजरात में, उसको तहस नहस कर दिया किसने? ये मोहम्मद गौरी नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये है महमूद गजनवी है। यही था लुटेरा मूर्ति भंजनकारी, मूर्तियों को तोड़ने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक था? दिमाग इसमें अगर आप मतलब चलाएंगे तो हमें लगता है इसका आंसर आप जल्दी दे पाएंगे। देखो, कुतुब मीनार तो मध्यकालीन में बनी है, ताजमहल और लेट में बना है, अजंता गुफाएं खजुराहो भी लेट में, ये सबसे अजंता गुफाएं जो है ये सब थोड़ा सा आपको बहुत पहले ये मिलेंगी बीसी वगैरह में ना। चलिए, बाकी सब लमसम एडी में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे ना? तो अब समझदार हैं, इंद्र की, विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की पूजा करते थे ना, पशुपति। ठीक है, शंकर भगवान की। इसके अलावा क्या है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 पिटक, तो इसका आंसर है बौद्धों का।
ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और हर पिटक की कोई ना कोई भूमिका अपनी है और सब संबंधित है महात्मा बुद्ध से। पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई कब हुई? देखिए अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था क्वेश्चन, पानीपत का थर्ड बैटल ना 1761, 14 जनवरी की बात है, ठंडक के महीने में हुआ था ये। आप सोचिए पानीपत का जो युद्ध है मराठों और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच ना, तो अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। ये बहुत बड़ा अपने आप में नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुर्रानी। इसके बाद है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो अब मुगल साम्राज्य की नींव तभी पड़ेगी भाई 1526 वाला मैटर है, बाबर तभी आया था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था, और ये पानीपत का प्रथम बैटल है ना। चलिए, वैसे वास्तविक फाउंडर तो मुगलों का अकबर कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हो जाएगी? अभी आपने पढ़ा है 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध ना, आसान सा क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब फंसाते हैं, देखिए ईयर सब सेम ही लमसम रख दिया है और डेट में फंसा रखा है, ऐसा भी वो लोग करते हैं, कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1757। प्लासी और बक्सर दो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद ही समझ लीजिए अंग्रेज एक प्रकार से थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल मतलब दिखा पाएंगे ना। कुछ कहानी याद है प्लासी का युद्ध? बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, धोखा दे दिया था बंगाल के नवाब को मीर जाफर ने ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 में अक्टूबर में हुआ ना, ध्यान रखेंगे बक्सर। इसके बाद दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया। आगरे में भी लाल किला है, वो अकबर द्वारा है और ये शाहजहां द्वारा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा मतलब एक प्रकार का प्रधानमंत्री, मुखिया, यानी जो मराठा में जो मतलब छत्रपति होते हैं उनके बाद उन्हीं पोजीशन थी। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री नहीं है, धार्मिक मामलों मंत्री नहीं है, सुमंत होते हैं। ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, ये दोनों सही है, ये सही हो जाए, न्याय मंत्री नहीं, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो शायद ये हम सभी लोग जानते होंगे, मैकाले, कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस, मैकाले ने की थी ना। चलिए, इसके अलावा राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण संघर्ष क्या था? किसके लिए वो जीवन भर परेशान रहे, जाने गए? सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत किसी शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सती प्रथा की समाप्ति में। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सती प्रथा जो एबोलिशन हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय की थी। केशव चंद्र सेन इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने अपनी सगी भाभी को सती प्रथा होते देख ये परिवर्तन लाने का संकल्प लिया था कि मैं भारत से सती प्रथा को हटा के मानूंगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाया, ठीक है। चलिए, इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ठीक है, तो जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी। तो ये सब तो है नहीं, इनको तो काट दीजिए। जनरल डायर ना, इसी ने ये कांड करवाया था 1919 में। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब। तो ये ब्रिटिश और हैदर अली, सबसे पहले हैदर अली आएंगे, फिर लास्ट में देखा होगा आप लोगों ने 1799 में टीपू सुल्तान का अंत ही हो जाता है ना। तो ये कम से कम 4 लड़ाइयां ये लोग इनके बीच में होती है। इसके बाद है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अभी हमने नाम लिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रख, कई बार ये पूछे तो ये 1937 है, अंग्रेजों ने ही बर्मा को भारत से अलग किया था, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन हमें लगता है 50 क्वेश्चन और नियर अबाउट आपके आधा घंटे का समय में आपके फिनिश हो गए। जहां जरूरी था वहां डिस्कशन कर दिया। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करिए। जो विद्यार्थी कहीं से भी कैसा हो
एक बार अगर वीडियो पे जाते हो जरूर एक बार पढ़ो, जुड़ो। ये नहीं कि जहां भीड़ है वही आपको पढ़ा सकते हैं। हमने देखा कई अच्छे अच्छे लोग नॉलेजेबल हैं, उनके व्यूज बहुत कम है, 100 200 500 होंगे। भीड़ देखेंगे तो लाखों की। अगर वो ऑफलाइन में पढ़ाने आ जाए सर तो चलेंगे नहीं, 2 दिन भी नहीं चलेंगे। आप बिल्कुल मतलब यकीन मानो, 100 बच्चा अगर बैठ जाए ऑफलाइन में तो जिनके आप मिलियन व्यूज देख रहे हो वो 4 दिन से ऊपर मतलब टिकने वाले नहीं है, क्योंकि बड़ा अंतर होता है दोनों पढ़ाइयों में। भविष्य में फिर से लोग ऑफलाइन ही मूव करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज्यादा रायता फैला चुका होगा, लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे जब सिलेक्शन नहीं होगा। आज भी देखिए लोग मेंस के लिए ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं ना, क्योंकि निबंध राइटिंग हो गया, ठीक है, या मान लो आप क्वेश्चन लिखते हो मेंस में, तो किससे आप उसको मतलब डिस्कशन कराओ, किससे उसको चेक कराओगे। तो ये ध्यान रखिए, प्राथमिकता फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं जरूर एक बार ऑफलाइन जुड़िए, फिर उसके बाद ऑनलाइन समझदार है तो जरूर पढ़िए, बुराई नहीं है। पढ़ाई किसी भी तरीके से हो बस होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा आप सभी लोग। थैंक यू सो मच।